अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे चैनल पे क्या है, क्लास 9 से संबंधित, क्लास 10 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया जा रहा है। क्योंकि आपके क्लास से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उसको करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें, या वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम करने वाले क्लास 9th में अर्थशास्त्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, और इसमें चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो इस चैप्टर के हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से करने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या है, इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो क्वेश्चन की सीरीज होती है वे रिवीजन के लिए होते हैं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ चुके होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करते हैं। तो चलिए फटाफट फास्ट रिवीजन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन में जैसे कि पैटर्न हमेशा चेंज होता रहा है। अब इस समय क्या है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ मैप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम पहले 1 नंबर यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले जो अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया या मुख्य व्यवसाय क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं पालमपुर गांव की कहानी में, तो केवल आपको 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि जब ये गांव की बात कर रही है तो गांव में क्या है कि 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक कृषि क्रिया यानी कि खेती करना, और खेती में क्या क्या किया जाता है आपको पता है, ठीक है, कि फसलों ज़मीन को पहले क्या होता है, जुताई है, बुआई है, सिंचाई है, निराई गुड़ाई, फिर कटाई होता है, ठीक है। ये खेती यानी कि कृषि क्रिया होती है। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि गांव में कृषि के अलावा कुछ और अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे कि जिसको कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं। यानी कि कृषि के अलावा जो कार्य किए जाते हैं वो गैर कृषि क्रिया में कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में क्या है, कोई परिवहन यानी कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, जैसे कोई ऑटो ले लिया, कोई ट्रक ले लिया, कोई ट्रैक्टर ले लिया, तो वो क्या गैर कृषि क्रिया में आते हैं। बहुत सारी दुकान खोल लेते हैं, बहुत छोटे मोटे उद्योग कर लेते हैं, मछली पालन कर लेते हैं, दूध की डेयरी खोल लेते हैं। तो ये गैर कृषि क्रियाएं में आती है, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और आपको इसमें देखना है, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि उत्पादन के संगठन यानी कि कारक क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि उत्पादन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि भूमि हो गया, वह जमीन जरूरी है, और उसमें क्या है, श्रम यानी कि मजदूर के रूप में क्या है, श्रम मेहनत भी जरूरी है, और पूंजी, क्योंकि धन जब तक पैसा नहीं होगा तो आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक होता है मानव पूंजी, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया या मुख्य व्यवसाय क्या है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपने देखा कि पालमपुर के जो अधिकतर जो लोग हैं किसान, उनकी जो मुख्य पेशा क्या है, कृषि करना यानी कि खेती करना, ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण को देखकर ही वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम क्या है, आपके लिए हर चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाएं, जिससे एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सके, यानी कि अपनी तैयारी को कर सके। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता, लेकिन उस लाइक से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके सारे चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि पालमपुर गांव की मुख्य फसल कौन कौन सी थी, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि पालमपुर के गांव में क्या है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, आलू इत्यादि की फसल उगाई जाती थी। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी है। आखिर एग्जाम में पूछ देता है। तो पालमपुर गांव में लगभग 450 परिवार रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि पालमपुर गांव में कुल कितने भूमिहीन परिवार हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भूमिहीन होता क्या है। भूमिहीन का मतलब ये होता है कि जमीन का ना होना, यानी कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास भूमि नहीं, यानी जमीन नहीं उनके पास। तो ऐसे जो 150 परिवार हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। क्योंकि देखिए, पालमपुर गांव के लोगों के द्वारा जो सिंचाई का यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, फसलों के लिए। तो सिंचाई के रूप में मुख्य साधन जो है यहाँ पर नलकूप है, ठीक है। नलकूप जाते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 है कि पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कृषि पर, एवं कितने लोग ऐसे हैं जो गैर कृषि पर क्या निर्भर, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्य करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो गैर कृषि क्रिया कार्य करते हैं, आपको बताना है। तो ऐसे एग्जाम में आप जब देखते हैं, यानी अभी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि पालमपुर गांव में लगभग 75% लोग जो ऐसे हैं जो कृषि कार्य पर निर्भर है, यानी कृषि पर निर्भर है। 25% जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य में जैसे कि डेयरी है, या दुकान खोल लिया, या लघु उद्योग खोल लिया, या कोई परिवहन या कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको जान लेना जरूरी है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है कि एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक बार फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, यानी एक साल के अंदर किसी अगर जमीन पे एक से अधिक बार अगर कोई फसल उगाते हैं तो उसे कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी पूंजी के उदाहरण दीजिए। यानी कि वे सारी पूंजी जो एक बार यूज करने के बाद वो अक्सर क्या उत्पादन, यानी कि उत्पादन करके आपको देती हैं। ठीक है, जैसे औजार हो गया, मशीन, मकान, ट्रैक्टर इत्यादि। देखिए अगर औजार आप कोई पैसा लगाकर आपके पास औजार अगर है तो वो एक ही बार औजार को खरीदने के लिए आपको क्या पैसे लगेंगे, लेकिन जब तक औजार है ना वो आपको पैसे कमा कर देगा। ठीक है, मशीन इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए कोई जूस वाला है, वो जूस की मशीन ले लिया, तो जब तक वो जूस की मशीन उसके पास रहेगी वो हमेशा क्या है कार्य करके देगी। ठीक है, मकान भी ठीक इसी प्रकार से, मकान आपके पास है तो उसको चाहे कितनी बार आप रेंट पे दे देंगे तो आपको पैसा ही देगा। ट्रैक्टर भी मान लीजिए, ट्रैक्टर को आप एक ही बार खरीदेंगे, लेकिन जब तक ट्रैक्टर आपके पास है वो आपके लिए क्या है यूजफुल होगा, यानी कि आपको पैसे कमाने में मदद करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 है कि कार्यशील पूंजी के उदाहरण दिए। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट से जाके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन की सीरीज को करेंगे तो आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल समझाया गया चैप्टर को। तो कार्यशील पूंजी के जब उदाहरण आप देखते हैं तो कच्चा माल हो गया, अन्न, नगद पूंजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि के आधुनिक तकनीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन दो राज्यों में हुआ। यानी कि देखिए आप देख रहे हैं कि जो तकनीकी का यूज हो रहा है ये लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, सभी क्षेत्र का मतलब एजुकेशन में भी देख रहे हैं आप, कृषि में भी देख रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में देख रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में क्या है टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का यूज हो रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि कृषि में आधुनिक तकनीकों का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है ये किन दो राज्यों में हुआ। तो ये अक्सर देखने को जो मिला है ये पंजाब और हरियाणा राज्य में देखने को मिला है। ठीक है, यानी आधुनिक तकनीकों का मतलब ये है कि भाई कृषि में क्या क्या किया जाए कि जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, इसमें क्या है कि नए नए मशीनों का यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि फसल काटने के लिए मशीनें आ रही हैं, या जुताई के लिए भी ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। ठीक है, और कीटनाशक दवाओं का यूज हो रहा है, रासायनिक उर्वरक का यूज हो रहा है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 3 अंक वाले पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो पालमपुर गांव के किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये देखिए अब आपको पूछा जा रहा है कि पालमपुर के गांव में कोई 3 ऐसे गैर कृषि क्रियाएं हैं जिनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, किसी के बारे में आप नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है कि लघु उद्योग यानी कि छोटे मोटे उद्योग। आपने गांव में देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पतले दोने बनाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे उद्योगों में आते हैं। जैसे बहुत सारे क्या मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, और डेयरी, दूध की डेयरी खोल लेना। ठीक है, परिवहन यानी कि बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा है कि जो गांव में क्या कोई गाड़ी ले लेते हैं, जैसे कि ट्रक ले लिया या बस ले लिया या टेम्पो ले लिया या ऑटो ले लिया, कुछ भी आप ले लेते हैं कि वो कृषि के अलावा कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास खेती है नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा है कि जो गांव में क्या है दुकान खोल लेते हैं। ठीक है, आजकल तो आम बात हो गई है कि बहुत सारे गांव में क्या है परचून की दुकान खुल गई है। ठीक है, क्योंकि रोजमर्रा यानी कि डेली की जो यूज होने वाली जो चीज़ें हैं ना उन दुकानों में लोग बेचते हैं। ठीक है, तो ये हो गए गैर कृषि क्रियाओं के बारे में। तो इसी बारे में किसी के बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि अस्थायी पूंजी और क्रियाशील पूंजी में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अस्थायी पूंजी क्या है और कार्यशील पूंजी क्या है। तो ऐसे संसाधन जिनका लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है उसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। देखिए अस्थायी पूंजी को हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे संसाधन है जिनका हम लंबे समय तक यूज करते हैं। ठीक है, यानी प्रयोग करते हैं, उसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मकान, मशीन, ट्रैक्टर और औजार। ठीक है, इनका हम यूज क्या है लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे संसाधन है। और सेकेंड रूप में हम देखते हैं कि कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग या उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एक बार यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उत्पादन क्रिया के दौरान यह क्या समाप्त हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, यानी देखिए अगर हम किसी चीनी मिल में अगर गन्ने का यूज कर रहे हैं कच्चे माल के रूप में, तो जब गन्ने का हम यूज करते हैं तो गन्ना समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नगद मुद्रा यानी कि हम पैसे का जब यूज करते हैं तो पैसे तो खत्म हो जाते हैं ना। अगर सूती कपड़ा मिल है वहाँ पर अगर कच्चे माल के रूप में हमने कपास का यूज किया, जब कपास का यूज करके हमने जब शर्ट बनाया कुछ भी बनाया तो कपास तो समाप्त हो जाएगा ना, यानी कि एक ही बार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि पालमपुर में बिजली प्रसारण किस प्रकार की
यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की। देखिए आप सभी जानते हैं कि किसान क्या चाहता है, किसान ये चाहता है कि उसकी फसल के लिए क्या है कि सिंचाई की व्यवस्था सही प्रकार से हो सके। ठीक है, अब उसके लिए क्या करें, जब तक गांव में बिजली नहीं होगी तो किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि रात रात जाग कर वो अपनी क्या है फसलों की सिंचाई करते हैं, क्योंकि अक्सर जो गाँव में लाइट अक्सर रात को आती है क्योंकि कोई समय नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सुधार हो गया है। तो पालमपुर में बिजली प्रसार ने किसानों के लिए बहुत सारी मदद किया है। चलिए देखते क्या क्या है। पहले पॉइंट में है कि बिजली के प्रसार से कुएं से पानी खींचने में मदद मिली, क्योंकि देखिए जब बिजली वहाँ पर है तो कुएं से पानी खींचने में लोगों को काफ़ी मदद मिलती है और सिंचाई को और आसान बना दिया। ठीक है, अब देखिए जब बिजली मिलने लगी तो लोगों को सिंचाई के लिए जल मिलने लगा, तो इससे क्या है लोगों को काफ़ी आसानी हो गई। ठीक है, अब वे क्या अधिक से अधिक बिजली का उपयोग करके अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते थे। अब देखिए जब उनको क्या है, जब बिजली समय से मिलने लगी तो वो सिंचाई करके अपने क्या फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए आप सभी तो जानते हैं कि वह जनसंख्या तो बढ़ रही है। ठीक है, आज जैसे जैसे जनसंख्या 2 गुना 3 गुना बढ़ती जा रही है, लेकिन जो भूमि है जमीन है वो तो नहीं न बढ़ रहा है, वो तो सीमित है। तो अब देखिए सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसी जमीन पे क्या करना पड़ेगा कि उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, कुछ हम तरीके अपनाएंगे जिससे क्या है उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन 4 इसी रूप में है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। तो चलिए उसको देखते हैं क्या तरीका है। तो ये क्या है, बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करके। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही भूमि पर एक ही फसल उगा दें तो उससे हमारे परिवार को यानी कि चलाने में या परिवार की आवश्यकता को पूरा करने में आसानी होगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि एक ही वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को आपको क्या पैदा करना पड़ेगा कि जब तक एक फसल समाप्त हो रही है तो दूसरी फसल उग जाए। ठीक है, दूसरा क्या है कि आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना। देखिए अब क्या कृषि में आपको ना परंपरागत तकनीकों का यूज नहीं करना कि चलिए जो फसल उगा रहे हैं उसी के बीज को रख दिया जाए तो अगले साल फिर यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीज खराब जाते हैं। ठीक है, तो आपको नए नए तकनीकों का यूज करना है किसमें, खेती करने के तरीकों में। अब उसके लिए आपको अच्छे किस्म के HYV बीजों का भी प्रयोग करना है, यानी कि जो भी बीज का यूज किया जाए वो सारे क्या है उसमें उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, और क्या है उचित समय पर उर्वरक दिया जाए, सिंचाई या रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग करके। देखिए बहुत सारे क्या है कि आपने देखा कि बहुत लोगों की फसल क्या है बर्बाद हो जाती है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर समय समय पर अगर फसलों की देखभाल की जाएगी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके और रासायनिक उर्वरक का यूज करके, तो उसमें क्या है उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम क्या एक ही भूमि पर उत्पादन को क्या है बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पालमपुर में खेतिहर की श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम क्यों है। यानी कि देखिए पालमपुर में जो खेतिहर श्रमिक है ना मजदूर हैं, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो क्या है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम है। क्या कारण है, तो भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जब जहाँ पर मजदूरों की संख्या ज़्यादा होती है ना तो वहाँ पर क्या है कि मजदूरी कम मिलती है। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 500 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 450 रुपये में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब संख्या ज़्यादा होती है मजदूरों की तो कोई सोचता है कि यार हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो कम में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कि श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है, कंपटीशन है। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि हमको भी रोजगार मिल जाए, तो इस चक्कर में अपनी सैलरी यानी कि जो मजदूरी कम ले लेते हैं। और दूसरी है कि जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को अधिक मिलता है, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि बस सभी लोग क्या है वही चाहते हैं कि बस जो कम लेता है पैसा लोग उसी से काम करवाते हैं। ठीक है, चाहे आप हो या हम हैं। चलिए आप देखते हैं कि पार्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि लाइक करिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, किसी जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो भी एग्जाम में अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। ठीक है, चलिए करते हैं तैयारी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि परंपरागत खेती
एवं आधुनिक खेती में क्या अंतर है। देखिए परंपरागत का मतलब होता है कि जो पहले से चली आ रही खेती है, ठीक है, और आधुनिक का मतलब कि खेती में नए नए तकनीकों का यूज करना जो वर्तमान समय में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, तो ये अंतर अपने आप हो जाएगा। तो चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए या दो कॉलम बना के इधर परंपरागत लिख लीजिए या इधर आधुनिक कृषि, ठीक है। चलिए, तो पहला है कि परंपरागत कृषि क्या होती है। तो कृषि में पारंपरिक बीजों का यूज करना। देखिए अब पारंपरिक कृषि में क्या होता है कि जो किसान होते हैं ना, जो फसल उगाते हैं उन फसल के ही बीजों को वो रख लेते हैं अगली फसल उगाने के लिए। तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां आ जाती हैं कि एक साल तक जो बीज है ना वो सेफ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो अब अगली बार जब फसल को उगाएंगे, बुआई करेंगे, तो वो बीज बहुत सारे खराब निकल जाएंगे, तो उसमें वो उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कम सिंचाई की आवश्यकता। अब देखिए कि वो परंपरागत जब खेती करते हैं तो उनकी सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो उर्वरकों के स्थान पर लोग क्या है, गाय के गोबर या भैंस के गोबर का ही यूज करते हैं लोग। आप पारंपरिक हल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग क्या है कि हल के द्वारा खेतों की जुताई करते हैं, जो बहुत सारे समय लग जाता है, ठीक है। बैलों की द्वारा जुताई करने में आप देखते हैं कि बहुत सारा टाइम लग जाता है। और ये लोग अक्सर क्या है नदी और तालाबों से ही सिंचाई करते हैं। कभी कभी आपने देखा कि तालाबों में या नदियों में अगर वहाँ पर पानी नहीं मिलता है तो ये सिंचाई नहीं कर पाती है, जिसके कारण कि फसल क्या है सूख जाती है। लेकिन ठीक इसी के अपोजिट विपरीत आप जब आधुनिक कृषि की बात करते हैं तो कृषि में अधिक उपज देने वाले HYV बीज का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि अच्छे किस्म के बीजों का यूज करते हैं। यानी कि जितने भी बीज होते हैं ना उनमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या है, अधिक सिंचाई की इनको आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए नए नए क्या साधन का ये यूज करते हैं, ट्यूबवेल का यूज करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या रासायनिक खाद और कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। तो ये रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं और कीटनाशक दवाओं का भी यूज करते हैं, जिससे क्या उत्पादन सही प्रकार से हो सके। और ये अधिकतर क्या करते हैं कि मशीनों का यूज करते हैं, ये पारंपरिक हल का यूज नहीं करते हैं। आपने देखा है ना कि जो आजकल खेती की जा रही है लगभग लगभग क्या है मशीनों से की जा रही है, क्योंकि खेते में बहुत सारे ऐसे मशीनें आ गई हैं कि खेतों में क्या है फसल को काट लिया जा रहा है और वहाँ से क्या गेहूँ को अनाज को अलग कर दिया जा रहा है भूसे को। और लगभग लगभग सिंचाई के लिए ये क्या है नलकूप के लिए और पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये नदी या तालाब के भरोसे नहीं रहते हैं कि हाँ नदियों में पानी आएगा तो हम सिंचाई करेंगे, ऐसे रहे तो इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पादन के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन है, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। तो ये उत्पादन के प्रमुख चार जो साधन है या कारक है इसे कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं। पहला है भूमि है, दूसरा है श्रम है, तीसरा है पूंजी है और चौथा क्या है मानव पूंजी, ठीक है। अब इसको एक एक देखते हैं। तो भूमि का मतलब है आप जमीन है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है भाई भूमि जब तक नहीं रहेगा तो उत्पादन किस पे करोगे आप, ठीक है। तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जैसे भूमि है, जल है, खनिज है। श्रम क्या है, श्रम से आशय होता है कि भाई उन लोगों से है जो काम करेंगे, ठीक है, जो काम करेंगे तभी तो काम करेंगे, कुछ उत्पादन किराए में ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि जो काम करेंगे, अब आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें क्या है कि पढ़े लिखों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो श्रम भी दो टाइप का हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनमें केवल शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। तो ये आपके श्रम के टाइप है, ठीक है। भौतिक पूंजी क्या है, ये भी दो प्रकार का होता है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। औजारों, मशीनों, भवनों तथा उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। कार्यशील पूंजी कच्चा माल, नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों जैसे अस्थायी पूंजी से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि पिछली क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं। मानव पूंजी क्या है, व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है ना ये भी क्या है एक तरफ से मानव पूंजी के रूप में कार्य करता है। देखिए जमीन है, मशीन है, भूमि है, भूमि है या पूंजी है, तो ये अपने आप कार्य नहीं कर सकती है, व्यक्ति अपने आप में कार्य कर सकता है। इन सब कुछ चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए व्यक्ति की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आजकल इसे क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ देता है कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति से होने वाले लाभ को भी आपको लिखना है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं कि 1960 के दशक में जो अच्छे किस्म के बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों, मशीनों तथा सिंचाई के प्रयोग से कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा क्या है, फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, और खासतौर से गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। तो इसके लाभ क्या क्या है देखते हैं। तो पहले क्या कि भाई भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, यानी कि अब भारत क्या है ना कि खाद्यान्न फसलों में ये आत्मनिर्भर हो गया। अब इससे क्या दूसरे देशों से आयात करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है कि हरित क्रांति से किसानों की आय में वृद्धि हुई है, साथ ही उनका जीवन स्तर बढ़ा है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसानों की फसल अच्छी होगी तो उसकी आय में वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि होगी तो उनका जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अनाज के उत्पादन में भी अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट रूप से कर लिया, क्वेश्चन के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखें, फिर क्वेश्चन को करें, क्योंकि क्वेश्चन होता है रिवीजन के तौर पे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपके क्लास से संबंधित बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक नमस्कार।